बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ख़बर की ख़बर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे पाक फ़ौज के उस हेलीकॉप्टर की जिसमें कोर कमांडर 12 कोर सरफराज अली मौजूद थे। और आपको बताते चलें कि ये जो हेलीकॉप्टर था ये दरअसल इमदादी कामों में मसरूफ़ था और कोर कमांडर 12 कोर जो हैं वो इसकी टोटल निगरानी कर रहे थे। इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी कोयटा से और कुछ देर के बाद इसका राब्ता जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया। आज दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के करीब इस हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो मूसा गोट लजबेला के करीब से पाया गया। तमाम जो इसमें मतलब ऑफिसर्स और जो कोर कमांडर इसमें सवार थे वो तमाम लोग ही जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया। जाम शहादत नोश करने पर हम जो है एक तो अपनी तरफ से ताज़ियत भी करना चाहेंगे फैमिलीज़ के लिए और ख़ास तौर पे दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनकी शहादत जो है कबूल फरमाए। ये हादसा नाज़रीन आपको बताते चलें कि मौसम की ख़राबी की वजह से पेश आया और ये शुरू में तो ये समझा जा रहा था कि शायद ये हेलीकॉप्टर लापता हो गया है, लेकिन उसके बाद जब तलाश की गई इसकी तो फिर इसका मलबा जो है वो लसवेला के करीब से मिला है। बहरहाल नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ख़ास तौर पे जो 12 कोर के कोर कमांडर जो इसमें शहीद हुए वो बज़ाते खुद पर्सनली जो है वो तमाम फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे थे और बलूचिस्तान में जारी फ्लड रिलीफ में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे, आम लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया उसके हवाले से हम जो है आपको बताना भी चाहते थे और साथ साथ हम ताज़ियत भी करना चाहते थे। बहरहाल नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आज के कुछ जो अहम मौज़ूआत हैं। ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला जो जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, कभी इसको रोका गया, कभी इसमें इल्तवा की दरख्वास्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाई गई, कभी सबूत फराहम करने के लिए टाइम लिया गया, कभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ मज़ीद सबूत मांगे। बहरहाल इसके हवाले से जो है वो कोर्ट की रूलिंग भी मौजूद थी और फ़ैसला ये किया गया था कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं या जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं उन सब की फंडिंग का फैसला एक साथ जारी किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फैसला जारी कर दिया और इसके तहत साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स जो हैं वो लिए हैं। 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए थे और ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और यूएई से एहतियात लिए गए हैं और पीटीआई जो है वो इन अकाउंट्स की तफसील बताने से कासिर रही थी। ख़ास तौर पे ये भी कहा जा रहा है, जिसको कहीं डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, कहीं हल्फनामा कहा जा रहा है, कहीं सर्टिफिकेट कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो हल्फनामा, सर्टिफिकेट या जो डिक्लेरेशन दिया गया उनमें इन अकाउंट्स की तफसील नहीं थी, जिसकी वजह से वो जो डिक्लेरेशन है उसमें उसको गलत समझा जाएगा। यानी नाज़रीन, अब ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या इस मिस डिक्लेरेशन की वजह से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जा सकती है? कानून इस हवाले से क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अब आगे सियासत क्या करवट लेगी, क्या दोबारा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और वहाँ से रिलीफ लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है माहिर कानून हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, एडवोकेट ज़ीशान अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे आपकी आवाज़ सुनने में कोई प्रॉब्लम जी ज़ीशान साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अब आप क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी? थोड़ी डिस्टर्बेंस है जो लाइन है। जी चलिए, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर आ रही है। मुझे बताइएगा सर, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है इस हवाले से जानना चाहेंगे कि क्या इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी भी लगाई जा सकती है? डॉक्टर साहब देखिए, एक्चुअली फैसला कंसिस्ट अपॉन 68 पेजेस, तो बहुत मिन्यूटली तो मैं उसको एग्जामिन नहीं कर सका हूँ। लेकिन जो बात उस फैसले में है, जो जैसे कहने मोटी मोटी बात जो समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि बहुत सारी जगहों पे या बहुत सारे अकाउंट्स में एटलीस्ट 13 अकाउंट्स जो पहले इन्होंने नहीं माने, उन अकाउंट्स में प्रोहिबिटेड फंडिंग आई है, जो पाकिस्तान का कानून यानी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 6 है, उसका सब आर्टिकल 2 वो प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इन जराओं से फंडिंग नहीं ले सकते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। तो अब वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ प्रूव हुई है, एस्टेब्लिश हुई है और उन्होंने अपने फैसले में इसको कंक्लूड किया है
कि ममनुआ या प्रोहिबिटेड फंडिंग आई है पीटीआई को, जिसको उन्होंने छुपाया है, और 13 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको माना नहीं गया बाद में कि हमारे अकाउंट्स हैं, बट वो भी पीटीआई के ही अकाउंट्स थे और उनमें वो फंडिंग आई है जो कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है। अब अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग आई है तो पहली बात तो ये है कि कानून की खिलाफ वर्जी तो हो गई बहुत क्लियर, मतलब देयर इज नो डाउट इन इट कि आर्टिकल 6 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का वायलेट हो गया। आर्टिकल 6 के नीचे सब आर्टिकल 3 है उसी पुलिस ऑर्डर 2002 का, वो ये कहता है कि ऐसी कोई भी फंडिंग होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर कर सकता है। ठीक। तो ये जो फैसला आज आया है इसमें अगर कंक्लूडिंग पैराग्राफ आप पढ़ें तो आपने ये भी मैं देखेंगे उसमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिया है टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि why this amount should not be confiscated because this funding was in violation of Article 2 of the Political Parties Order 2002। अच्छा, अब आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि क्या इस फैसले की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टी है, उस पर कोई पाबंदी आयद की जा सकती है या उसको बैन किया जा सकता है? देखिए, टेंटेटिवली मेरा व्यू ये है कि ऐसी बात फिलहाल नहीं है। ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार था डिक्लेयर करने का, बैन करने का, ना उसने किया। ए बी ये कि आइन का यानी दस्तूर पाकिस्तान 1973 का जो आर्टिकल 17 है जो राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या राइट ऑफ एसोसिएशन को गारंटी करता है, फंडामेंटल राइट है, उसका सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि अगर कोई पार्टी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, और उसके जो काम है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, तो वो उसको बैन करने का डिसीजन लेके रेफरेंस फाइल करेगी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये ऐसे नहीं है कि कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ऐसा ऑर्डर करेगा या फेडरल गवर्नमेंट ये ऑर्डर करेगी, ऐसा नहीं है। वो रेफरेंस फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको देखेगी कि वाकई जो इल्जाम इनके ऊपर लगाया जा रहा है वो सही है या गलत, और देन इट विल बी डिसाइडेड। अब तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग कि कोई बैन हो जाएगा या वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात बज़ाहिर एज ए कानून के अपना से तालिब के तौर पे मेरी समझ में नहीं आती कि अभी ऐसी कोई बात कोई हो सकती है। अभी इट्स टू फार, अभी तो फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड करना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाना है, तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। और एक और बात मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, 2018 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि जिससे ये केस जो डिस्कस भी हुआ है इस जजमेंट में, हनीफ अहमद अब्बासी साहब ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी हवाले से, ये फंडिंग के हवाले से, और वो 2018 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये डिफाइन किया है कि फॉरेन फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडेड या फॉरेन एडेड पार्टी, इन दोनों में फर्क है। आई मीन देयर इज अ डिफरेंस। और वो जो फॉरेन फंडिंग या फॉरेन एडेड पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो ये है कि कोई भी मुल्क आपके मुल्क में वो इस तनाजुर में बताया गया कि कोई कंट्री, चाहे वो एनिमी कंट्री हो चाहे वो कोई और कंट्री हो, वो आपके मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करके उसको गवर्नमेंट ला के वो अपनी पॉलिसीज को आपके ऊपर यानी उनमें उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो इस तनाजुर में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो अभी अब जो आपके सवाल से जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि पाबंदी वाली बात फिलहाल इस ऑर्डर की वजह से कोई पाबंदी नहीं है। आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे वो आइन के आर्टिकल 17(2) में फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और फिर वो रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक। अच्छा सर, की पाबंदी है सर फैसले में जो इसका जो लास्ट पार्ट है, मैं अगर पेज नंबर 67 की बात करूं तो जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लिखा गया है कि द चेयरमैन ऑफ पीटीआई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2008 and 9 to 2012 and 13 5 years has submitted Form 1 which were found to be grossly inaccurate on the basis of the financial statements obtained by the Commission from the State Bank of Pakistan and other material available on record. Sir, अब अगर चेयरमैन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर्म 1 जो दिया गया 5 साल का 2008 से लेकर 2013 तक का, जो कि ग्रॉसली इनएक्यूरेट पाया गया, तो क्या सर इस बेस पे भी सादिक और अमीन वाली जो शेख है उस पे ये उसकी बेस पे क्या केस फाइल किया जा सकता है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए? आपका केस, हाँ बिल्कुल, इस बात में आपने बल्कि एक अच्छी बात की कि केस फाइल किया जा सकता है। आज एक्चुअली जो मैं सुबह से थोड़ा सा मीडिया देख रहा हूँ या जो डिस्कशंस हो रही हैं, वो एक तासुर ये लिया जा रहा है कि यही सफिशिएंट डिक्लेरेशन है कि जी पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है कि वो सादिक अमीन नहीं रहे। देखिए, एक तो बात है कि ये इनएक्यूरेट फिगर्स देना और इस तरह का, कहीं ये नहीं कहा कि कोई एफिडेविट उन्होंने गलत दे दिया है। हाँ, एक सर्टिफिकेट को उन्होंने कहा है कि उसमें इनएक्यूरेट है और सर्टिफिकेट वो गलत दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि डिक्लेरेशन where a person has been declared to be dishonest, वो उसके लिए आर्टिकल 62(1)(f जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट होना जरूरी है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि कोर्ट के डिक्लेरेशन का होना जरूरी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। आम पार्टी लोग के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में ये फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है या मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है, वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो फौजाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी नहीं है। कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। तो आर्टिकल 62(1)(f को ट्रिगर करने के लिए कोर्ट की तरफ से डिक्लेरेशन होना जरूरी है कि ये मिस्टर ABC ये सादिक और अमीन नहीं है। जब तक वो डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट नहीं होगा, जब तक कोई डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। सर मुझे बताइएगा कि पार्टी के गोशवारे जो जमा कराए जाते हैं या इंसान जो अपने पर्सनल गोशवारे जमा कराता है, अगर उसमें मिस डिक्लेरेशन की जाए तो उसकी बेस पे तो काफी लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। नहीं, डिस्क्वालीफाई उसमें नहीं, तो उसमें भी इनकम टैक्स बल्कि मुझे खुद भी नोटिस आए कि आपका ये असेसमेंट ठीक नहीं है, आपका ये जो असेस आपने इस साल का किया है ये ठीक नहीं है, आप इसको हमारे मुताबिक ये बनता है, पेनल्टीज है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सादिक अमीन ना रहा। आज ये एक डिस्क्वालिफिकेशन जिसको आप रेफर कर रहे हैं वो आर्टिकल 62(1)(f के नीचे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के नीचे डिस्क्वालिफिकेशन है। वो इसका मतलब है यू कांट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू कांट बी अ मेंबर ऑफ एनी असेंबली। उसके लिए वो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके लिए सादिक अमीन का ना होना डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको कहता है, जैसे मैं सालाना गोशवारे जमा कराता हूँ, आप भी अपने टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं सालाना, उसमें अगर कोई गलती होती है और अगर असेसिंग ऑफिसर ये समझता है कि आपने अपना जो टैक्स है या जो वो अपने गोशवारे जमा कराए वो अकॉर्डिंग टू योर वेल्थ आपने सही नहीं जमा कराए, तो वो आपको नोटिस इशू करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मुताबिक ये बनता है, आपका इतना टैक्स बनता है, आप पेनल्टी दें। फाइनल पहले तो आपको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाती है और अपॉर्चुनिटी देने के बाद आपको सुन के आपका जवाब लेके फिर भी अगर वो टैक्स ऑफिसर ये समझता है कि आपकी असेसमेंट गलत थी और आपने कम टैक्स जमा कराया है, तो वो आपको फर्दर टैक्स जमा कराने की डायरेक्शन ऑर्डर करते हैं और उसके साथ कोई पेनल्टी लगाते हैं। बट वो उसको आप यहाँ पे आइन के आर्टिकल 62(1)(f और ये जो सादिक अमीन जो मेंबर पार्लियामेंट के बनने के लिए सादिक अमीन का होना जरूरी है, उससे इक्वेट नहीं कर सकते, कोई डिफरेंट चीज है। सर मुझे बताइएगा, ये फॉर्म 1 जो है, क्या ये डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट है, हल्फनामा है? यानी जिस तरह आप तमाम फॉर्म्स भरते हुए आखिर में लिखते हैं ना, मतलब इट इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, तो ये ओथ पे कहा गया है या आई हियर बाय डिक्लेयर कहा गया है या सिर्फ इट इज सर्टिफाइड कहा गया? देखिए ये जो सर्टिफिकेट गोशवारों के साथ बीइंग अ पार्टी हेड जमा कराया है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर साहब, मैंने अब तक उसकी वर्डिंग पढ़ी नहीं है, तो मैं उसको डायरेक्टली इस तरह कमेंट कर नहीं सकता। बाकी अगर मैं जर्नल बात करूं तो जर्नल बात ये है कि एफिडेविट मीन्स आप ऑन ओथ कोई चीज कह रहे हैं कि मेरी नॉलेज के मुताबिक ये चीज ठीक है। सब्सिक्वेंटली अगर वो डिक्लेरेशन या आपका वो ऑन ओथ कहना साबित होता है कि वो गलत है, तो वो अगर आपने कोर्ट में कहीं किया हो तो उसको आम इस्तेलाह में, कानूनी इस्तेलाह में पर्जरी कहते हैं कि आपने एक झूठा एफिडेविट कोर्ट में किया। लेकिन अगेन आई विल से
कि ये जो आर्टिकल 62 वाला डिस्क्वालिफिकेशन या डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट है, वो उसके लिए डिक्लेरेशन ए, उसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट चाहिए। बी, वो डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर मेंबर ऑफ मजलिस शुरा, यानी पार्लियामेंट के लिए और सूबाई असम्बलियों के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो बार बार आज सुबह से एक माहौल बन गया है कि जी ये आपने जो आप टेस्ट रोजगारों में थे इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इमरान खान साहब के लिए सर्टिफिकेट गलत है। लेकिन ये सर्टिफिकेट भी जो पीटीआई के चेयरमैन एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उन्होंने जो दिया है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एन एडवाइस फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बनाते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस दी जाती है। ये कोई उन्होंने देखिए ना, ऑब्वियसली चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है नहीं, तो वो उन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टी का चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, एडवाइस देते होंगे प्रोफेशनल की, वो एक बना के बेस्ड ऑन दैट एडवाइस ये सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया जाता है। तो ये कहना कि जी इस सर्टिफिकेट को क्योंकि इनएक्यूरेट कह दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, विच इज अगेन आई वुड से प्लीज कीप दिस इन माइंड कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ कोर्ट। अच्छा सर, मुझे बता दीजिएगा कि ये जो ऐसे ममालिक से अगर तो चलें, इंडिया से फंडिंग आई होती, इसराइल से फंडिंग आए, क्या इस्लामी ममालिक से या दूसरे मगरबी ममालिक से जो पार्टी के वर्कर्स या फॉलोअर्स या फैंस अगर वो चैरिटी करते हैं या वो डोनेशन देते हैं या फंडिंग करते हैं, तो क्या वो भी प्रोहिबिटेड मानी जाएगी कोई पार्टी? इसका मतलब ये है कि बहुत आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर यानी पाकिस्तान में जो कानून इस वक्त है वो 2002 का, उसका आर्टिकल 6 जो है वो फंडिंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज वगैरह से प्रोहिबिट करता है। इंडिविजुअल कैन फंड, इंडिविजुअल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, तो जो मतलब इंडिविजुअल, जैसे आपने सवाल किया ना कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए लिव्स इन यूएई एंड ही सपोर्ट्स वन पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, वो बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपने उसका वो बताना है कि जी ये पैसे इस पार्टी के लिए आए, लेकिन ये पाबंदी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से है, वो गवर्नमेंट्स की तरफ से है। तो उसके पीछे एक विजडम है। विजडम ये है कि कहीं कोई ऐसी फंडिंग आपको प्रमोट करने के लिए ना आए। मेरे ख्याल से जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है इस पाबंदी को लगाने की, वो भी बज़ाहिर नजर ये आ रही है कि कोई ऐसी फंडिंग या कोई ऐसी चीज ना आए कि आपको कल को गवर्नमेंट में आने के बाद आप उनकी पॉलिसीज पे, उस मुल्क की पॉलिसीज पे आप अपना असरअंदाज दिखा सकें। इस वजह से वो बड़ी ये सख्ती है कि आप किसी ऐसे फंड को यूज नहीं कर सकते जो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी करे। ठीक है सर, यानी अब इस फैसले के तहत जो है सिर्फ शो कॉज करके, और वो अभी भी शो कॉज किया जाएगा इज़हार वजू का नोटिस देके, उसके बाद फिर नहीं शो कॉज कर दिया गया, यानी इज़हार वजू का नोटिस देके फिर ये फंडिंग सिर्फ कॉन्फिस्केट की जा सकती है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने की हिदायत की जा सकती है कि तमाम पैसे आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा। ये बिल्कुल आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 3 ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का यही कहना है कि ये फंडिंग अगर वो समझते हैं कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है या प्रोहिबिटेड मनी है, तो जो आपने लिए हैं तो ये कॉन्फिस्केट की जाएगी। लेकिन इस फैसले में एक बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है नोट करने की, वो ये है कि आखिरी लाइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साथ साथ ये भी लिखा है कि ऑफिस को भी अपने डायरेक्शन दी है कि एक तो उन्होंने शो कॉज इशू कर दिया, दूसरा उन्होंने डायरेक्शन फर्दर ये दी है कि आप फर्दर लीगल एक्शंस भी लें जो अंडर द लॉ प्रोवाइडेड हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है कि और एक्शंस भी होंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं समझ सकता हूँ वो ये कि शायद जो चीज बज़ाहिर भी नजर आ रही है कि आर्टिकल 17(2) में कोई ना कोई फेडरल गवर्नमेंट मुशावरत कर रही होगी कि क्यों ना हम रेफरेंस फाइल करें, बिकॉज एलिगेशन तो सीरियस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन चीज़ों को इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं जो ऑर्डर से जाहिर हो रहा है। अब फैक्ट्स और फिगर्स और ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है वो तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर से नजर आ रहा है वो ये है कि कंसीलमेंट है, सप्रेशन की गई है, सप्रेस किए गए हैं फैक्ट्स। और 13 अकाउंट तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ही सप्रेस कर लिए। तो
मतलब पॉलिटिकली भी देखें, लीगली भी देखें, तो ये ऑर्डर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो खैर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अब इसमें फेडरल गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है वो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, यानी कैबिनेट का इख्तियार सर है। लेकिन एक ये भी तो है ना कि क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसले किए जाते हैं तो क्या बाकी पार्टियों के खिलाफ जब उनके हवाले से फॉरेन फंडिंग के फैसले आएंगे तो क्या उसी प्रेसिडेंट या उसी नजीर को फॉलो किया जाएगा? सर ये ऐसे ही है ना जैसे कासिम सूरी साहब का जो फैसला जो कलअदम करार दिया गया, उसके बाद पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर का फैसला भी कलअदम करार दिया गया, लेकिन हम दूसरे फैसले को डॉक्टर देखिए ब्रॉडर सेंस में तो आप दो फैसले देख रहे हैं ना कि दोनों डिप्टी स्पीकर थे, एक नेशनल असेंबली के एक पंजाब असेंबली के जी, और उन दोनों के फैसलों को कालेदम करार दे दिया गया जी। देखिए इशू ये नहीं होता जब अदालत किसी चीज को एग्जामिन करती है तो अदालत उस पर्टिकुलर ऑर्डर, उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन या उस पर्टिकुलर रूलिंग की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एग्जामिन करती है। जी कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी एज ए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, वो अदालत ने इसलिए स्ट्रक डाउन की कि अदालत ने ये कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 95 आपने वायलेट कर दिया, यानी अदम एतमाद की जो तहरीक लाने का इख्तियार था 20% मेंबर्स के पास, आपने उसको खत्म करके उनको वो राइट नहीं दिया वोट कास्ट करने का, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब की आपने मिसाल दी। पंजाब में बहस ये आ गई कि हमारे डिप्टी स्पीकर जो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर साहब थे दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, उन्होंने वो रूलिंग ये दी कि वो जो 10 वोट थे वो आपने डिसअलाउ कर दिए, डिसरिगार्ड कर दिए, और उसमें हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के उस आर्टिकल 63A की तशरीह का कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पार्टी के हेड की मुखालफत होगी फैसले की तो वो वोट काउंट ही नहीं किए जाएंगे। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने लाइन ऑफ डिमार्केशन पॉइंट आउट किया कि देखें पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी एक अलग चीज होती है, पार्टी हेड एक अलग चीज होता है। आर्टिकल 63A खुद बहुत क्लियर है कि डिसीजन पार्लियामेंट्री पार्टी का होगा, अगर इनहराफ होगा तो डिक्लेरेशन पार्टी हेड देगा। बिल्कुल। तो उस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। तो ये दोनों फैसले आइन की रोशनी में डिसाइड हुए हैं कि आइन के मुताबिक क्या ये दोनों रूलिंग जो थी वो सस्टेनेबल थी या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं थी। बाकी जहां तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि अभी इस फैसले के, हाँ ये एक बात आपकी ठीक है कि ये जो फैसला है इसके बड़े दूररस नताइज हो सकते हैं फॉर पीटीआई। अभी मतलब हमें इसकी ग्रेविटी बहुत है, बिकॉज फैसला पूरा बेस कर रहा है ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई मतलब स्पेकुलेशन नहीं है, कोई ऑरल एविडेंसेस नहीं है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो मुझे जहां तक लगता है कि पीटीआई की लीगल टीम को काफी मुश्किलात आएंगी इस फैसले को आगे। ऑब्वियसली दे विल चैलेंज इट, बट क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स और ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें डॉक्यूमेंटेड है तो इट्स नॉट so easy to defend the case। टू डिफेंड द। और यही वजह है ना जो 8 साल लगे सर। ये एक और मजेदार डॉक्टर साहब आपसे बात शेयर करता चलूं। ये केस है 2008 से लेके 14 तक का। जी सर। अभी तो 14 के बाद के जो गोशवारे खुलेंगे पता नहीं उसमें क्या बिल्कुल। अभी तो देखें ये इनको मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना, बिकॉज कंक्रीट एविडेंस मौजूद है और इस तरह नहीं हो सकता, इतनी आसानी से इसको डिफेंड नहीं किया सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, एडवोकेट ज़ीशान अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के हवाले से जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम जो है वो साबित हो गया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले के आखिरी पैराग्राफ में ये भी लिख दिया कि जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फॉर्म 1 जमा कराया वो जो है वो सही नहीं था। उसमें मुख्तलिफ 13 अकाउंट्स जो हैं वो मुबैना तौर पर छुपाए गए और इन अकाउंट्स की छुपाने की वजह से जो है ना ये जो ममनुआ फंडिंग थी उसे कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी उसे अपनी तहवील में लेने का इख्तियार रखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस हवाले से जो कानून है वो ये कहता है, आर्टिकल 6 जो है कि अगर ऐसी कोई ममनुआ फंडिंग हो तो उसे कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी जब्त किया जा सकता है, और उसके साथ साथ उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने के लिए भी कहा जा सकता है अगर वो फंडिंग
खर्च हो गई है तो फिर उसका एक तदारुक ये किया गया है कि आप उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दें। बहरहाल नाज़रीन, इस पे आज बड़ी बातें की गई और हुकूमत की जानिब से भी कहा गया कि जी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ये ममनुआ फंडिंग साबित होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात को इसका दिफा करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये 13 अकाउंट्स क्यों छुपाए गए। तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स, तमाम कंपनीज के नाम, तमाम चीज़ें और उसमें जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया उन तमाम चीज़ों की तफसीलात इस 68 पेज के फैसले में मौजूद है, जो कि कई सालों पर मुहित इसकी इन्वेस्टिगेशंस की गई और तकरीबन 21 बार इसमें जो है ना वो इसके इल्तवा के लिए दरख्वास्त दायर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है, इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। नाज़रीन, इसके अलावा हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं अली अजीज़ जीजी, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम अली अजीज़ जीजी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जी वैसम भाई, जैसे ठीक ठाक है जी, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। आसिफ बाजवा साहब, आपसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सर, फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और ठीक है सर, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, गैर जानिबदार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। सर, हुकूमत की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है और बड़ी चीज़ें, हालांकि जब तक कि लीगली यानी कोर्ट की तरफ से कोई डिक्लेरेशन या डिसीशन ना हो उस वक्त तक किसी किस्म की पाबंदी, किसी किस्म की नाअहली कुछ नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला तो आया है, लेकिन इससे सर सिर्फ कॉन्फिस्केट कर सकती है ना इस आर्टिकल 6 के तहत, फिर इतना प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बड़ा अफसोस का इजहार करना चाहूंगा कि हमारी पाक फौज के 2 जर्नैल और ऑफिसर्स और ये 6 लोग जो थे वो जामे शहादत नोश करके लोगों की खिदमत करते हुए, बिल्कुल मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और पाकिस्तान को ऐसी आफात से बचाए। आमीन आमीन। जो बात आपने फरमाई है कि ये कोर्ट में इसका फैसला होना चाहिए, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि जो ईसीपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, या चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, इनका प्रोटोकॉल हाई कोर्ट के जज के बराबर है, लेकिन वो काम करते हैं जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक। इलेक्शन एक्ट क्या कहता है? इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि किसी मामले की ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके मुतल्लक ये जो एविडेंस आएगी उसको कलेक्ट करके तो अपनी सिफारिशात मुरतब करेंगे और अपनी सिफारिशात के साथ जो एविडेंस है वो लगाएंगे। उसके बाद उन सिफारिशात को एक क्वेश्चन मार्क, एक जो जिस पार्टी के खिलाफ हो, जिस पार्टी के सरबराह के खिलाफ हो, शो कार्ड नोटिस जो है वो क्वेश्चन मार्क उनको देंगे कि आपने ये काम किया, क्यों ना आपको ये सजा दी जाए, आपने ये झूठा बयान रफी दिया, क्यों ना आपकी पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये इसमें ये चीजें हैं कि वो चेयरमैन भी और उसकी सारी पार्टी भी डिसॉल्व हो जाएगी और तमाम MNAs MPs जो हैं वो भी घर चले जाएंगे। लेकिन ये खुद नहीं कर सकते, अपनी सिफारिशात मुरतब करेंगे, क्वेश्चन एयर देंगे कि आप इसके जवाब दें। दूसरी तरफ वो फेडरल गवर्नमेंट को अपनी सिफारिशात लिखेंगे कि ये एविडेंस है और मैं ये चीजें रिकमेंड करता हूं। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उनकी सिफारिशात को लेकर के और उनकी जो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट की है उसको साथ लेके जो उन्होंने फैसला तहरीर किया है, जजमेंट दी है, उसकी टेस्टेड लगा के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये एक रेफरेंस बना के लिखेगी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सिफारिशात मुरतब की हैं और हम इनको एंडोर्स करते हैं, ये एविडेंस है, आप इसके ऊपर कानूनी राय दें ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने ये चीजें सारी की सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में
जो है ना वो सबमिट करनी है। अब क्या होगा, अब जो अग्रीम पार्टी है वो भी वहां जा सकती है और उसके बाद जो भी सिफारिशात होंगी, जो भी वो समझेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। बाज़ औक़ात तो जज साहब ये कहता है कि हम ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। यहाँ पे अदालतों में ज़मीर के मुताबिक फैसला नहीं होता, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जो पूरी दुनिया में 130 ममालिक हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट तक अदालतें हैं, वहां पर पाकिस्तान का 124वां नंबर है। यानी अपनी जो हमारी अदालतों का जो निजाम है, जो उनका स्टेटस है, वो हम 100 यानी 6 नंबर कम है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो बेनिफिट्स हैं, वो पहले और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के जो जज साहबान हैं उनको पहले और दूसरे पूरी दुनिया में पहले उनकी सैलरीज, उनके बेनिफिट्स, उनकी जो उनको प्रोटोकॉल है, ये सब चीजें पूरी दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान। ठीक। तो ये बड़ी हमारे लिए बड़ी काबिले गौर बात है और हमारे लिए ये खौफनाक बात है कि अब हम ये सोच के भेजेंगे तो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वही जो 3 जज साहबान हैं जो अदालत में बैठ के इस बात को एडमिट करते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो तो तहरीक इंसाफ में है और वो तहरीक इंसाफ के जलसों में भी जाती हैं। आसिफ बाजवा साहब देखें कि जजेस पे तनकीद जो है ना, उससे बेहतर ये होगा कि फैक्ट्स पे बात कर ली जाए सर। अब ये तो देखिए अभी तो दूर की बात है, ये तो आप एप्रीहेंशन में कह रहे हैं ना सर। इस तरह तो फिर जी, इस तरह तो सर ये बात की जाए ना कि जैसे मैंने तो सारी चीजें आपके सामने बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने खोल के रख दी हैं सर। अगर लेकिन आपकी कोई किसने की हो हाँ कानूनी लिहाज से पूछ लें। ठीक है सर, आपकी तरफ मैं आता हूँ। अली अजीज जीजी साहब हमारे साथ मौजूद है ऑनलाइन। अली अजीज जीजी साहब, बात यह है कि ये जो फैसला आया है, आपसे पूछना ही चाहूंगा कि एक तरफ तो फैसला है ममनुआ फंडिंग, जो प्रोहिबिटेड फंड्स होते हैं या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत है, वो लिए गए इसलिए कि किसी भी पार्टी को बनाने के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए जो है बाहर से फंड नहीं आने चाहिए। बहरहाल सर, क्या जरूरत पड़ी थी 13 अकाउंट्स को कंसील करने की? आप अगर सारी फंडिंग ठीक थी तो 13 अकाउंट्स का भी जिक्र कर देते और बता देते तो फैसला आपके हक में आता। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ज़ाहिर है जो ये फौज के हेलीकॉप्टर का साने हुआ है, इसमें मैं जिसकी गहराइयों से बड़ा मुझे अफसोस है। और जो हमारे शोधा हैं इसमें उनके अल्लाह ताला उनकी जगह नसीब करे और वो उनके घर वालों को हिम्मत ताकत अता फरमाए, हमारी फौज को भी अल्लाह ताला मजबूत करे है से। आमीन। और ये जो आप बात कर रहे हैं, जो अभी बाजवा साहब ने बात की, देखिए बाजवा साहब ने आपके मतलब की उन्होंने तो बात नहीं की इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि 124वां नंबर 23वां नंबर है, ये फैक्ट है, हकीकत है। और जो पर्स लेते हैं वो दुनिया में नंबर 2 नंबर 3। जब उनकी बात को आप गहराई में अगर लें तो उन्होंने सारी बात कर दी है इससे। जब आपके नंबर्स ऐसे होंगे देन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द जुडिशरी, वो क्या किसके लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो चले आप कहते हैं वो डिबेट ना करो, डिबेट करने की बात है ही है। फिर ये जो आप कहते हैं, फिर आपने बात की फॉरेन फंड, देखिए फॉरेन फंडिंग ये नहीं होती है, ये एक इंडिविजुअल लोग, आप में और लोग जितना चाहने वाले हैं। हमने 13-14 हजार लोगों की लिस्ट थी वहाँ पे, समझ गए, ये पूरे नंबर्स हमने वहाँ पे दिए हुए। तो ये फॉरेन फंडिंग वो नहीं, तो खुदा ना खासा फॉरेन फंडिंग तो वो है कि भाई कोई मुल्क दूसरा मुल्क को ये पत्नी को खुदा ना खासा उस तरह एक फंडिंग आ रही हो तो वो एक अलग चीज होती है। ये तो एक वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इतना एविडेंस पूरा दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो तो ये है कि तीनों जमात को सुना जाए। तो फिर यहाँ से इलेक्शन कमीशन पे तो जो चेयरमैन इमरान खान साहब बोलते हैं, सही बोलते हैं ना, वो जिस तरह उन्होंने इलेक्शन पिछले करवाए, सिंध के हो गए या जो भी हो गए, आपके सब सामने, आप माशाल्लाह आप तो हमसे ज्यादा एंकर हैं, समझते हैं, साफी हैं, हर चीज जानते हैं, आपके सामने तो ये फैसला क्यों ले लिया। लाते ना उनको भी, पीपल्स पार्टी को भी लाते, नून लीग को भी लाते, मौलाना को भी लाते फंडिंग, वो असल पूछे वो फंडिंग कहाँ से आई है। उनके पास तो 100 के भी नंबर नहीं होंगे। हमने तो फिर 13-14 हजार की लिस्ट दे दी लोगों की अपने कि भाई ये लिस्ट है, देखें। सर मेरा जो सवाल आपसे था कि जो फॉर्म 1 डिक्लेरेशन जो जमा कराया गया, सर्टिफिकेट जो जमा कराया गया, देखें ये जो आप 13 की बात कर रहे हैं, आपको हम उसका जवाब देंगे, भरपूर देंगे, ऐसी बात थोड़ी है। आज तक इन्होंने पूरे टोले ने जो 14 का 14, 11 है, 14, 15 कितने हो गए चोरों के टोले ने बड़ी पूरी कोशिश की
इन्हीं ने कि किस तरीके से ये किया जाए और इमरान खान को उसके ऊपर डिसीजन आए और वो उनकी पार्टी के ऊपर उनके ऊपर वो अल्लाह ताला एक इनका निज़ाम है, एक मेरे अल्लाह का निज़ाम है। इन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की, चारों ये पूरे टोले ने मुझे बताया। तो इमरान खान ने पहले भी अपनी मनी ट्रेल सारी दी और इसकी भी देंगे इंशाल्लाह। ये जो 13 उनको नहीं पता था, 13 जो बात अभी जो आज मैंने सुना देखा, तो ये इसका भी भरपूर जवाब देंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था लाते ना, उनको भी लेके आते। क्यों आपने चलो हमारे को तो हमें कोई इशू नहीं है, आप ले आए हमारे भाई, लेकिन उनको भी तो कॉल करें, उनकी भी तो फॉरेन फंडिंग देखें कि कहाँ से क्या आ रही, कौन सी फंडिंग आ रही, क्या आ रही है, किसने। जी साहब, मसला ये हमारे मुल्क में हम रॉन्ग साइड जाए ना। बॉस मेरी बात सुन लें। अली अजीज जी साहब, हमारा एक अलमिया ये है कि अगर हम खुद कोई गलती करते हैं तो हम अपनी गलती पे यानी शर्मिंदा होने के बजाय हम कहते हैं फला भी तो रॉन्ग साइड जा रहा है, फला भी तो सिग्नल तोड़ रहा है। सर ये सोच कब खत्म होगी सर? देखिए मेरी बात सुनिए, आप सुना भी तो करें ना, आप बोलते बहुत है। आप हमें अगर कोई होती शर्मिंदगी की बात, तो जो डेटा हमने दिया है ना, ये 4 पार्टीज हो जाए या 11 पार्टीज हो जाए, इनका आधा क्या इतना, एक मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा भी डेटा नहीं दे सकते अपना। हमने तो थॉरली हर चीज इनको उठा के दे दी, अकाउंट दे दिए, नंबर्स दे दिए, नाम दे दिए, आपके सामने ही। आपके कहने का मकसद ये है कि जो मेरे से ज्यादा तो आपको पता होगा आज की केस के बारे में, हर चीज आप लोग खान साहब ने जो फॉर्म 1 जमा कराया उसमें 13 अकाउंट्स नहीं छुपाए गए। भाई देखिए, छुपाने या जांच छुपाने की बात नहीं हो रही इस वक्त। खान साहब ने, अगर मैं मिसाल के तौर पे अपनी कंपनी का हेड हूँ, मिसाल के तौर पे, और मेरा अकाउंटेंट है या जो भी मेरा है, मैं उसको बोलूंगा भाई दे दो, आगे बताओ, मुझे तो कोई डर खौफ नहीं है ना वो मुझे चोरी का। तो खान साहब ने भी वही कहा, उन्होंने कहा दे दो। अब वो 13 अकाउंट निकले या 14 निकले, जो भी निकले उस पर देखेंगे, उस पर भी जवाब देंगे पूरा उनको। इस पर डरी चोरी क्या है किस चीज की हमें? आज तक इन्होंने जो भी ये करप्ट टोले ने क्या क्या कोशिश नहीं की, कोई चीज आज तक साबित कर सके ये मुझे बताएं इमरान खान के ऊपर? ये तो आप भी जानते हैं ये सर, लेकिन इस फैसले को बड़ा सियासी रंग दिया जा रहा है। अली अजीज जी साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि फैसले को बड़ा सियासी रंग दिया जा रहा है। वो सिंपल तो फैसला है, डिटेल्स मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जब ऐसा होगा आपका, जिसने सिंध में हाल क्या किया इलेक्शन में, जिसने पंजाब में क्या कोशिश नहीं की, जो यहाँ पे सिंध के अंदर भी, कराची के अंदर भी अपकमिंग इलेक्शन होने वाले थे, लोगों का पूरा वोट ही उठा के फेंक दिया कहीं। ये तो आपको नहीं पता, आप तो खुद कराची में रहते हैं, आप अपना भी वोट देखिए, जिस एरिया में रहते हैं, ना फेंका हो तो मुझे आप बोले। जो इलेक्शन कमीशन पहले से प्लानिंग करके बैठा हो कि मुझे किस तरीके से इनको हराना है और किस तरीके से जिताना है, जैसे लाहौर में भी उसने किया। लेकिन अली जी साहब, आरिफ नकवी की फंडिंग के बारे में आप लोग हमेशा इंकार करते रहे कि इलेक्ट्रिक को जो नवाजिशें आपने जिस तरह नवाजा है उसको इनकार करते रहे। सर अब तो क्लियर समझ में आता है ना कि अबराज ग्रुप को, के इलेक्ट्रिक को क्यों नवाजा गया? हम क्या, किसको नवाजा, कब नवाजा मुझे बताएं सर? कंटिन्यूसली हर तरीके से उनके इस 4 साल में अबराज ग्रुप को तो जरदारी साहब खुद पार्टनर है, उसपे क्या नवाजना किसी ने? आपको तो सब फैक्ट पता है यार, आप कैसी बातें करते हैं भाई, सवाल बात करते हैं। अब वो निकल गए शायद मेरे ख्याल से अबराज ग्रुप से। हाँ, अरे तो वही थे ना, उन्हीं ने लिया था ना ये अबराज कैपिटल, तो मालिक शेयर भी थे उनके। तो ये वो बात ही किया करें, आवाम को देखें, आपका फर्ज बनता है। आप जिस टीवी पे बैठे हुए हैं, आवाम आपको सुन रही है। आरिफ नकवी साहब के हवाले से आपको सुनना चाहती है जो फैक्ट हो। सर आरिफ नकवी साहब के हवाले से तो काफी नुक्ताचीनी की गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे। सर वो करने वाली बात है ना कि क्या करे, जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो इस तरह मुनासिब नहीं होता। ये बहुत सी बॉस, मैं तो देखिए न्यूट्रल बात कर रहा हूँ सर, मैं वो बात कर रहा हूँ। कमीशन को वो नजर नहीं आया जो इस्लामाबाद में सिंध हाउस में हो रहा था, खुल्लम खुल्ला पैसे चल रहे थे, वो नजर नहीं आया। फ्लैटी होटल में जो हो रहा था इलेक्शन कमीशन का, वो नजर नहीं आया। इन सारे टोलों की जो करप्शन हो रही थी, लोगों को जो जमीन खरीदा जा रहा था, लोटा बनाया जा रहा था, सर वो सारी बात आपकी बजाय मुझे बता दें आप नेक्स्ट क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? सर कहता था रिस्पेक्टेड है हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट को तो वहां पे भी सब मोटा एक्शन लेना चाहिए था। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है ऐसा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी हम क्लियर करेंगे सारा जितना जो दिया है इन्होंने, और सुरखरुई हुए हैं। इनकी बड़ी कोशिश थी कि इधर ट्रैप कर लें, उधर ट्रैप कर लें, इधर ट्रैप कर लें, लेकिन इंसान मैं मिसाल के तौर पे अपनी बात करता हूँ, अगर मैं चोर नहीं, मुझे डर खौफ ही नहीं है। इसी तरह चेयरमैन इमरान, उनको डर खौफ ही नहीं। उन्होंने एक कितनी पुरानी अपनी क्रिकेट की भी, जब पहले ये हुआ था, उन्होंने जब क्रिकेट के पैसे से अपार्टमेंट लिया,
कहाँ से 70s 80s के अल्लाह जब साथ देता है सच का तो होता है। अली अजीज जी साहब, लेकिन ये बात सर जहन में रखनी चाहिए ना कि एक शख्स सिर्फ एक अकामा की तनख्वाह डिक्लेयर ना करने के ऊपर अगर डिस्क्वालीफाई हो सकता है तो तेरा अकाउंट छुपाने पे भी सर कानूनी एक्शन तो लिया जा सकता है ना। ये अकाउंट छुपाए नहीं हमने, हम तो कह रहे हैं हम तो जवाब देंगे। वो तो नोइंग द फैक्ट, क्योंकि पता है मुझे कि मैं अकामा पे हूँ, मैं ले रहा हूँ, छुपा रहे हैं। हमारे बात कर रहे हैं, फर्क है ना बहुत। आज 28 कैबिनेट के अंदर नायबज़दा बैठे हुए सारे, वो ये चलेगा इस तरह, इसी तरह सिंध में सारे नायबज़दा बैठे। ठीक है अली अजीज जी साहब, आप मेरे साथ मौजूद है सर। तो बहुत है करने की मेरे भाई, वो बातें भी तो करें ना फिर। ठीक है सर, आप हमारे साथ मौजूद है। मैं जरा आसिफ बाजवा साहब से बात करना चाहूँगा। क्या कहते हैं आसिफ बाजवा साहब? ये कह रहे हैं सर कि मतलब बाकी पार्टियों की भी फॉरेन फंडिंग है, उनको भी सुनना चाहिए, उनकी भी फैसले आने चाहिए। जी, बात ये है कि मेरे ऊपर इन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो सवाल था वो गंदम था और ये जवाब चना दे रहे थे, और चना भी देने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम। कोई इन्होंने दुरुस्त बात नहीं की। जिस तरह इनकी पार्टी का वतीरा है कि झूठ पे झूठ बोलते जाना। ये सर गुजारिश ये है कि इन्होंने वो अकाउंट्स ऐसे मिले हैं इलेक्शन कमीशन में जिनके ऊपर अकाउंट ओपनिंग कार्ड के ऊपर इमरान न्याजी साहब के सिग्नेचर है, लेकिन वो भी उन्होंने छुपाए हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि जी हम उसका जवाब देंगे। अरे भाई 7.5 पौने 8 साल वहां पे ये केस चलता रहा, आपने वहां पे जवाब देने थे और वहां पे ट्रेल देनी थी, वहां पे आप नहीं दे सके। अब आप तो वहां पे कोई एविडेंस नहीं मिल सकती, दे नहीं सकते वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सर 13 मामलों ऐसे अकाउंट हैं जिनका पता ही नहीं चल सका कि वो कहां से उनके पैसे आए। उसके बाद 34 ऐसे अकाउंट्स हैं, 34 ऐसे अकाउंट्स हैं जो इंडिविजुअल्स के हैं और वो मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं। तो 34 गैर मुल्की कंपनियां हैं ना, जिनसे गैर मुल्की हैं 34 जो के मतलब जिनसे फंडिंग 300 कंपनीज हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल लेवल की जहां से इनको फंडिंग हुई है। ये फॉरेन से फंडिंग भी हुई है और प्रोहिबिटेड फंडिंग भी हुई है। ये फॉरेन फंडिंग भी है और प्रोहिबिटेड फंडिंग की खिलाफ वर्जी भी है। ये तो जब इसकी इंटरप्रिटेशन होगी, जब इसके ऊपर पता चलेगा कि अगर हमें इंसाफ मिला और हमें ज़मीर के मुताबिक फैसला ना हुआ, अगर आईन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ तो ये पार्टी डिसॉल्व होगी, ये इनके सारे एमएलए एमपीएस डिसॉल्व होंगे और इमरान न्याजी साहब इसके चेयरमैन नहीं रहेंगे। और अगर बाप को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फॉरएवर सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो एक ऐसे शख्स को जिसने 351 के जो अकाउंट्स हैं, 34 अकाउंट्स और हैं, 13 अकाउंट्स और हैं सारी, उसकी बाबत भी इन सबको और इनकी पार्टी हेड को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर लाइफ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फॉरेन फंडिंग का केस भी है और प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस भी है, क्योंकि ये फॉरेन से ही करेंसी इनको मिलती रही है और जिसको ये मिसयूज करते रहे हैं। और इसराइल से, इंडिया से, यूएई से, यूके से, अमेरिका से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां से इस तरह की। बाजवा साहब, मैं अली अजीज जी साहब से जवाब लेता हूँ, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। जी अली अजीज जी साहब क्या कहेंगे सर जवाब में? बाजवा साहब को पहले बताएं कौन सी पार्टी से हैं बाजवा साहब? नून लीग से हैं सर। तभी तो मुझे भी समझ आया, पहले मैं समझ रहा था ये पार्टी से नहीं, अभी इनकी बात तो जायज हो गया। इनको ये पूछे जब केस होने वाला था, सजा होने वाली थी, जो क्राइम मिनिस्टर भी बैठा हुआ शहबाज शरीफ, उसके बेटे को उस टाइम कहाँ गए, उस टाइम क्यों भी नहीं बोले? ये जो केसेस इनके ऊपर है, जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहां पे, उसके ऊपर अपने ऊपर तो एक पानी नहीं आने देंगे। हमारी फिक्र नहीं करें, हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी हर चीज ट्रांसपेरेंट है, अपनी फिक्र करें। जो आपके साथ बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोग भी अपना केस जमा करें, उसके ऊपर बात करें। हमारे ऊपर बहुत जितने भी पहले भी केसेस आए सब पे निकल गए। इमरान खान की फिक्र ना करें। इमरान खान ने जिस तरह आप लोग को एक्सपोज करके रख दिया ना सबको, वही दुनिया के लिए काफी है मेरे ख्याल से। जिस तरह हर पूरे एक चीज पे खोल के रख दिया, जो अभी भी आप लोगों ने। जी अली अजीज जी साहब बात सुन लेते हैं आसिफ बाजवा साहब की। मुझे जो मेरी बात सुने ना पहले, मुझे जब बोलने दिया, उन्होंने बहुत बोल दिया अभी। उस टाइम तो इन्होंने जब अभी पंजाब में भी इन्होंने हरकतें की, जैसे हमजा को भी बना दिया इलीगल
सीएम बना के घूम रहे, बदमाशी की क्लब में किसी होटल में जाके इन्होंने वो ले लिया, वो दे लिया। अपनी बात करें, हमारी फिक्र ना करें कि फॉरेन फंडिंग की हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू पहले भी हुए और सुरखरू आगे भी होंगे इंशाल्लाह। जी बाजवा साहब पे पानी नहीं डालने देते क्योंकि अवाम इनको जान चुकी हुई सारी जगह इनकी कहीं है नहीं इस वक्त। जिस तरह पंजाब ने उठ के दिखाया, इन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की पंजाब के इलेक्शन के अंदर, अवाम निकली भरपूर तौर बॉस। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे है सर। अली अजीज जी साहब, मैं सर इजाजत लेना चाहूंगा। ये हकीकत बात तो ये है भाई। ठीक अली अजीज जी साहब इजाजत लेना चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे। बाजवा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।